One of the biggest testimonies of India's secularism is Indian government's commitment in providing assistance and all possible facilities to Indian Muslims as they go to perform their mandatory religious duty of Hajj in the Kingdom of Saudi Arabia. It was due to the intervention of Prime Minister Narendra Modi that the Indian Hajj quota was increased to 1,75,000. Every year, almost 1 lakh Indian Muslims go to perform Hajj. This wouldn't have been possible without the active support of government extended through Hajj Committee of India and its allied bodies. The collective endeavor is to ensure that the Hajis do not face any inconvenience. Yet, sometimes some issues do arise. Welcome to The Matrix. Today, I have with me Dr. Syed Shadab Hussain Rizvi, who is a former member of Delhi Hajj Committee, and these days he trains Hajis how to perform Hajj. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैर मकदम है आपका स्टूडियोज़ में। शुक्रिया। शादाब साहब, सबसे पहले आपसे ये पूछेंगे कि गवर्नमेंट ने इस साल के लिए, अगर हाजियों की हम बात करें 2024 के लिए, तो क्या क्या ऐसी सुविधाएं हैं जो कि इस साल सरकार दे रही है? देखें, हाजियों को बहुत सारी सुविधाएं हर साल मिलती हैं और कोशिश ये होती है गवर्नमेंट्स की कि उसमें जो भी डेवलपमेंट हो सके उसको करें, उसको अपग्रेड करें। इसमें सबसे अहम इस साल जो उन्होंने कोशिश की है वो है हज सुविधा ऐप, जो बहुत ही अच्छी एक ऐप, यूज़र फ्रेंडली है, आसानी से है, मगर चूंकि अभी डेवलपमेंट की स्टेज पर है और इसी साल लॉन्च हुई है, तो जाहिर सी बात है जब कोई चीज़ नई आती है तो उसमें कुछ कमियां रहती हैं और वो धीरे धीरे हम उसको अपग्रेड करते हैं। तो मगर ये है कि जो उन्होंने उसके अंदर ऑप्शंस रखे हैं जो हाजियों के लिए, उसमें उन्होंने सुविधाएं रखी हैं, नाम से सुविधा है तो वो बहुत अच्छी है। उसमें सबसे एक अहम चीज़ है SOS बटन। अगर किसी हाजी को कोई तकलीफ़ है, वो अकेला, चूँकि इंडिया से बहुत सारे हाजी ज़ईफ़ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और लिटरेसी की भी कमी होती है, तो उन्होंने उस SOS बटन को रेड कलर में कर दिया है ताकि वो अलग से दिखे कि ये इमरजेंसी का है और आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ मोबाइल में उस बटन को दबाना है और उसके बाद 10 सेकंड की अपनी एक वॉइस या वीडियो रिकॉर्ड कर देनी है कि आपको क्या तकलीफ़ है, अच्छा, किस इमरजेंसी में आप। वो मैसेज हज मिशन ऑफिस में फ्लैश करेगा। अच्छा। और आपसे वहाँ के जो भी अफसर होंगे, जो भी आपके ड्यूटी पर होंगे, वो कांटेक्ट करेंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आप वहाँ पर क्यों हैं। ये नहीं पूछेंगे कि आप कहाँ पर हैं, वो आपको बताएंगे कि आप वहाँ पर क्यों हैं, कैसे परेशान हैं। अच्छा। वो आपकी लोकेशन लेंगे और आप अपने बताएं कि अगर आप बीमार हैं तो आपके लिए एम्बुलेंस आ जाएगी, डॉक्टर आ जाएंगे। अगर आप कहीं खो गए हैं तो नियरेस्ट जो भी वहाँ पर हज कमेटी का कर्मचारी, हज मिशन का कोई कर्मचारी वहाँ मौजूद होगा, वो आपको अटेंड करेगा और आपको आपके जगह तक पहुँचाएगा। जी। इसके अलावा उसमें लगेज अगर आपका खो जाता है तो मिसप्लेस्ड लगेज की कंप्लेंट उसमें कर सकते हैं। आप अपने लगेज को स्कैन करें, उसमें QR कोड प्रिंट करके अपने लगेज पे लगा लीजिए। कहीं खो गया है, हज कमेटी का कोई भी अफसर उसको स्कैन करेगा, उसे पता चल जाएगा कि ये बैग किसका है। अच्छा। और वो इस वक्त कहाँ पर मौजूद है और उसकी कहाँ पर वो रह रहा है जी। आपको उसमें पता चल जाएगा आपकी अकोमोडेशन क्या है, आपकी फ़्लाइट कब आ रही है, कब जा रही है। और मैं जैसा सुना है कि अब उसमें थोड़ा और डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसको कुर्बानी आपकी हुई या नहीं हुई, इसमें भी वो आपको पता चलेगा। अच्छा। आगे आप हज फॉर्म भरेंगे तो वो भी उसमें ऑप्शन आ जाएगा। तो डेवलपमेंट तो अपग्रेडेशन तो हमेशा खुला रहता है जी। तो इसी तरीके से बहुत सारे उसमें आपके लिए फैसिलिटीज़ हैं जी। अगर हज सुविधा ऐप को हम बेहतर तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह हमारी बहुत सारी परेशानियां आसान हो जाएंगी। एक लोगों को कंप्लेंट होती है कि साहब यहाँ से जो खादिमुल हुज्जाज जाते हैं वो हमें नहीं मिलते, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि नो योर KUH यानी खादिमुल हुज्जाज। आप उसको क्लिक करें, आपको उसका नंबर, उसका नाम, उसका किस बिल्डिंग में है, कितने नंबर रूम में है, वो डिटेल आ जाएगी। आप उससे बात कर सकते हैं। अगर और वो आपको अटेंड नहीं कर रहा है तो आप उसकी कंप्लेंट भी कर सकते हैं जी। तो ये हुकूमत ने मुलाजमीन को निगरानी रखने के लिए भी एक तरह से ये शिकायत आती थी, साहब खादिमुल हुज्जाज वहाँ जाते हैं, काम नहीं करते, तो आप कंप्लेंट कीजिए, उसको लोकेशन हज मिशन ट्रेस करेगा कि वो उस वक्त वहाँ मौजूद है या नहीं है। अच्छा। ऐसा तो नहीं किसी हाजी ने गुस्से में आके कंप्लेंट कर दी जी। तो दोनों के लिए बैलेंस उन्होंने रखा है। अगर नहीं होगा तो उस पर जो भी दफ्तरी कार्रवाई होती है वो होगी। वेरी गुड। तो क्या फीडबैक आ रहा है इसका, ऐप का सुविधा? देखिए अभी अच्छा आ रहा है, चूँकि
एज ए ट्रेनर हमारे पास एक्सेस नहीं है, मगर जितना हम हाजियों को बता रहे हैं, जो उसको समझ गए हैं, जो चलाना सीख गए हैं, वो बता रहे हैं कि साहब ये बहुत अच्छी चीज़ है, इससे हमने बहुत सारे अपने काम आसान कर लिए हैं। और जिससे चलाना नहीं आता तो उसके लिए तो हर वो चीज़ जो हमें आती नहीं है वो मुश्किल होती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा शादाब साहब, बाज़े वक्त जो है ना, लोग ये शिकायत करते हैं कि उनको खाने को लेकर, उनको मेडिकल को लेकर, ट्रांसपोर्ट और उनके रहने को लेकर उनको कुछ शिकायतें होती हैं। हालांकि इस बार मैंने सुना है कि वहाँ पे जो डिस्पेंसरी सेटअप की है इंडियन गवर्नमेंट ने, वो काफ़ी सुचारू है। उसका न सिर्फ हिंदुस्तान के लोग बल्कि बांग्लादेश के लोग और पाकिस्तान और मुल्कों के लोग भी उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। देखिए, पहले हमें इसके एक निज़ाम को समझना पड़ेगा कि आपने कहा कि बहुत अच्छा सेटअप किया, अच्छा कैसे हो सकता है? उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट ने रूट लेवल से उसको काम किया कि एक ब्रांच ऑफिस बनाया, उसमें एक छोटी डिस्पेंसरी बनाई, उसके बाद एक 2-4 ब्रांच पे एक जोन की डिस्पेंसरी बनाई जो उसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स बैठे हैं। किसी को हड्डी की तकलीफ है तो हड्डी वाले से मिले, किसी को आँख की तकलीफ है तो आँख वाले से मिले, किसी को कान की तकलीफ है तो ENT से मिले, किसी को दांत की तो डेंटिस्ट से मिलेगा, कार्डियो की प्रॉब्लम है तो कार्डियोलॉजिस्ट भी आपको वहाँ मिलेंगे, और आपको किडनी की। इसी तरह से फिर उन्होंने एक हॉस्पिटल बनाया छोटा। उसके बाद अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो वो सऊदी गवर्नमेंट में भेजते हैं, और उसके लिए बाकायदा यहाँ से बेहतरीन डॉक्टर्स का सिलेक्शन करके भेजा जाता है। बेहतरीन पैरामेडिकल्स यानी कंपाउंडर, नर्सेज वगैरह का यहाँ से सिलेक्शन करके भेजा जाता है। यहाँ से दवाएं भेजी जाती हैं कि वो कौन कौन सी दवाएं जो वहाँ लगेंगी, और फिर उनसे फीडबैक लिया जाता है कि कौन सी दवाएं ज़्यादा लगी, कौन सी दवाएं कम लगी। हद तो ये है कि साहब आप अगर हल्की सी चक्कर के लिए भी जाएंगे ना तो आपको मना नहीं करेंगे, आपको ORS का पैकेट वो दे देंगे। अच्छा, क्योंकि वहाँ डिहाइड्रेशन हो जाती है। जाहिर बात। तो हम हाजियों से कहते हैं कि भाई अपना भी ORS आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो मेडिकल की बहुत अच्छी फैसिलिटीज वहाँ पर हैं, और उसी को देखते हुए जब अच्छे डॉक्टर्स होते हैं, जहाँ इलाज अच्छा होता है, दवाएं मुफ्त मिलती हैं, कोई कंसल्टेशन फीस नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि चाहे वो बांग्लादेश के हों या पाकिस्तान के हों, हैं तो वो भी अल्लाह के मेहमान ज़यूफ़ुर रहमान है, तो उनकी भी खिदमत हमारी गवर्नमेंट वहाँ पे कर रही है। जी बहुत अच्छा। ये बताइए शादाब साहब, अगर हम हज प्रोसेस की बात करें अपने रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, तो उसको ज़रा एक हमें आप समझाएँ कि ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है, कब स्टार्ट होता है और कैसे कंप्लीट होता है? देखें, हज तो सिर्फ 5 दिन है जी। जिल हज के 8, 9, 10, 11, 12 और सुन्नत, ये हमारे फ़र्ज़ व वाजिबात में सुन्नत में यह है कि 13 तारीख भी है जी। और इसके लिए हम यहाँ से देखते हैं कि 40 दिन का सफ़र होता है, तो वो 40 दिन के सफ़र में लॉजिस्टिक्स भी है। 8 दिन मदीना शरीफ का क़याम भी है कि हम हज करने जाएं और रसूल अल्लाह की बारगाह में ना जाएं, ये हमारे लिए सोचने की बात है। और फिर रसूल अल्लाह की हदीस है कि 40 नमाज़ें, इसीलिए 8 दिन का क़याम है 40 नमाज़ों की वजह से। अच्छा, हमें 8 जिलहज को एहराम बांध कर मीना में जाना है, 8 को आप वहाँ रहेंगे, 9 को अरफात में रहेंगे, और 9 और 10 के बीच की रात मुजदलफा में रहेंगे। 10 को फजर के पढ़ के मुजदलफा से निकलेंगे और फिर शैतान को कंकड़ी मारेंगे, फिर हज की कुर्बानी करेंगे, फिर सर मुंडाएंगे, एहराम खोल कर फिर तवाफ़ ज़ियारत वगैरह करेंगे, फिर मीना में वापस रहेंगे, और फिर 11-12 को आप कंकड़ी मारेंगे, या 12 को रुके तो आप 13 को भी कंकड़ी मारेंगे। तो ये अगर हम हज को समझाएं तो इसमें बेसिकली 3 फ़र्ज़ और 6 वाजिबात हैं। हज 5 दिन का है और 9 काम है, कुछ के लिए 6 दिन का भी है, तो ये 9 ही काम है उसमें जी। अगर हम एवरेज में देखें तो बहुत आसान है, हमारे को एक दिन में 2 काम भी नहीं मिल रहे हैं। और हज को हम लोग समझते हैं कि हज बहुत मुश्किल है। हज मुश्किल नहीं है, हज में मशक्क़त है। हज तो अल्लाह ने बहुत आसान रखा है, और अल्लाह ने इस दीन को भी बहुत आसान रखा है, और इसमें एक तरह से आपको सब्र और ज़ब्त की ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो अगर हम फ़दाइल की बात करें तो पहला फ़र्ज़ जो है वो नियत करना, तलबिया पढ़ना और एहराम बांधना। दूसरा फ़र्ज़ 9 ज़िलहज को अरफात के मैदान में हज की नियत के साथ मगरिब तक रहना। तीसरा फ़र्ज़ जो है तवाफ़ ज़ियारत करना है। और 6 वाजिबात में पहला वाजिब जो है मुजदलफा में क़याम है जी। दूसरा वाजिब कंकड़ी मारना है। तीसरा वाजिब कुर्बानी करना है। चौथा वाजिब हलक कराना यानी सर मुंडवाना। 5वां वाजिब सफ़ा मरवा की सही करना है, और 6वां वाजिब तवाफ़ विदा है। ये हज है बहुत छोटा सा। वेरी गुड। अच्छा, इस सब के लिए ऑफ कोर्स एक पूरा एक प्रोसेस फॉलो करना होता है जो कि एक लॉजिस्टिक्स का होता है। तो अगर हम आपसे पूछें कि इसके लिए जो अप्लाई करने का क्या प्रोसेस होता है, वो अगर आप संक्षिप्त में बता सकें।
देखिए, अप्लाई कर लिए, जैसे अभी तो हज चल रहा है, और जब हज से सब लोग फारिग हो जाएंगे, वापस आ जाएंगे, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स और हज कमेटी ऑफ इंडिया इस पर एक मीटिंग करती है कि इस बार क्या क्या कमी रही, क्या क्या, उसको जब फारिग हो जाते हैं तो वो एक हज पॉलिसी तय करते हैं कि इस साल की हमारी हज पॉलिसी ये होगी, और उस हज पॉलिसी में तय कर देते हैं कि इतनी तारीख से इतनी तारीख तक फॉर्म एप्लीकेशन होगा, फिर इतनी तारीख को कुरानंदाजी होगी, फिर सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन के बाद आप पैसे जमा करेंगे, नहीं जमा कर पाते हैं तो वो वेट लिस्टेड क्लियर होंगे। तो वो सबसे पहला जो उसमें हाजियों के लिए प्रोसेस है वो है हज एप्लीकेशन फॉर्म, जो अब पूरी तरह से ऑनलाइन है। आप चाहे अपने घर पे मोबाइल से भरें, अच्छा, चाहे आप ऑनलाइन कंप्यूटर से जाके भर लें कहीं अपना साइबर कैफ़े वगैरह से, या आप हज कमेटीज़ में आएँ तो वहाँ पर इसके लिए बाकायदा फैसिलिटेशन डेस्क लगी होती है, वो भर सकते हैं। पहले इसके लिए फ़ीस लगती थी, मगर अभी 2 साल से इसके लिए कोई फ़ीस नहीं है। हज एप्लीकेशन फॉर्म फ्री है, पहले पर हाजी 300 रुपये लगते थे। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये बताएं कि कितना वक्त लगता है पूरी एप्लीकेशन को प्रोसेस होने के लिए? देखिए, इसमें टाइम ये होता है कि पहले 1 महीने के लिए फॉर्म निकालते हैं। अगर हज कमेटी को लगता है कि अभी हमारे पास फॉर्म पूरे नहीं आ पाए और टाइम है, और लोग रिक्वेस्ट भी करते हैं कि बहुत सारे फॉर्म अभी लोग नहीं भर पाए, तो उनकी रिक्वेस्ट को मानते हुए, ऐसा हमने पास्ट में देखा है कि 1-2 बार उनका वक्त फॉर्म का बढ़ जाता है। जब एक बार फॉर्म फिल हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं, तो उनको कवर नंबर इशू हो जाते हैं हाजियों को। कवर नंबर एक तरीके से आपकी फाइल नंबर हुआ कि एक कवर में कितने लोग हैं, जैसे रेलवे टिकट का PNR नंबर होता है, वैसे ही हज में आपका कवर नंबर होता है। वो कवर नंबर मिल जाता है। उसके बाद कुरानंदाजी होती है, जो टोटल ऑनलाइन है, फुली उसमें पारदर्शिता है। कुरानंदाजी मतलब ड्रॉज निकलते हैं। ड्रॉ निकलते तो इस बार निकला ड्रॉ नहीं? बिल्कुल ड्रॉ ऑनलाइन होता है सर। पहले तो पर्ची वाला होता था, अब पर्ची वाला नहीं, अब तो सिर्फ वहाँ पर आपको सिस्टम पर क्लिक करना है। अच्छा। और वो एक बारी में सिस्टम ऑनलाइन ड्रॉ करता है। वो जितने को सीरियल वाइज पूरा जितने फॉर्म हैं स्टेट के, उसको सीरियल वाइज लगा देता है ड्रॉ के हिसाब से। अच्छा। फिर जितना कोटा होता है उतने लोग सिलेक्ट हो जाते हैं, बाकी के आगे के लोग वेट लिस्टेड हो जाते हैं। जी। वेट ड्रॉ होने के बाद उनको सिलेक्शन का मैसेज आ जाता है, उनको एक टाइम दे दिया जाता है कि आपको इतने दिन में इतने रुपए जमा करने हैं, ताकि आप ये बात कंफर्म कर दें कि हम रेडी हैं जाने के लिए। अगर वो नहीं जमा करते हैं तो उनका कैंसिल हो जाता है, दूसरे लोगों को जमा करते हैं। तो अभी ये जो हमारा कोटा बढ़ा है, इसका पिछले सालों में कोई फ़ायदा लोगों को ज़ाहिर बात है काफ़ी हुआ होगा? देखिए, कोटा बढ़ने से हमेशा अच्छा होता है, लोग जाते हैं ज़्यादा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे लोग, मैं कहता हूँ कि खुशहाल हैं और इस्तिताअत रखते हैं हज करने की, तो वो बड़ी बात फॉर्म भरते हैं। और जब फॉर्म भरते हैं तो कुछ लोग वेट लिस्टेड होते हैं। जब फॉर्म भरते हैं तो इस उम्मीद के साथ ही भरते हैं कि हम हज पर जाएंगे। तो जब कोटा बढ़ता है तो ज़्यादा लोगों को मौका मिलता है हज पर जाने का। हिंदुस्तान में इंडोनेशिया पाकिस्तान के बाद हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा कोटा अब हो गया है। जी। हाँ, तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है, और हम उम्मीद ये करते हैं कि गवर्नमेंट की काविशों और कोशिशों से ये कोटा और बढ़ेगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हज बैतुल्लाह का सफ़र यहाँ से कर सकें। अच्छा, ये बताएं कि एक हज पे कोई जाता है तो उसको कितना एक्सपेंसेस लगते हैं, कितना खर्चा करना पड़ता है? देखिए, एक्सपेंसेस जो हैं वो इमिग्रेशन पॉइंट के हिसाब से लगते हैं। जी। वो इमिग्रेशन पॉइंट के हिसाब से ऐसे लगते हैं। इमिग्रेशन यानी जहाँ से आप जा रहे हैं जी, वहाँ से फ़्लाइट का फेयर अलग अलग हो सकता है जी, तो आपके पैसे भी अलग अलग होंगे। मिसाल के तौर पे दिल्ली से 3,30,000 रुपये हज कमेटी लेती है। अच्छा। 3,30,000 रुपये में आपको वो 40 दिन का अकोमोडेशन देती है, आने जाने का किराया, फ़्लाइट टिकट देती है, आपको मौलिम की फ़ीस देती है, वहाँ पर आपके मदीने का क़याम है, मदीना मक्का ट्रांसपोर्ट, एयरपोर्ट टू आपके होटल, वाइसा वर्सा ट्रांसपोर्ट आपको देती है। तो ये अलावा खाने के तमाम सहूलतें आपको वहाँ वो फराहम करते हैं। जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये बताएं कि ये जो अब हाल ही में जो शुरू हुआ है कि अब जो ख़वातीन हैं वो भी हज के लिए जा सकती हैं बिना महरम के, ये एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है। इसमें क्या एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं आपके? इसमें नंबर्स बढ़ रहे हैं उनके जो जाना चाहते हैं? जी, बिल्कुल। ये विदाउट महरम वाली जो कैटेगरी है उसमें नंबर बढ़ रहे हैं जी। और चूँकि वो हज्जन जो जिनके साथ कोई महरम नहीं है या उनके साथ ये परेशानी है कि वो नहीं जाते और उनका स्कूल ऑफ थॉट ने उनको इजाज़त दे दी है, तो वो लोग जाती हैं और उनके लिए
बाकायदा तमाम इंतज़ामात लेडीज़ के पास होते हैं जी। उनके खादिमुल हुज्जाज जो होती है वो भी यहाँ से लेडीज़ ही जाती हैं। ओके। उनके बिल्डिंग में केयर टेकर लेडीज़ को रखते हैं। उनके लिए लेडी डिस्पेंसरी, लेडी डॉक्टर, लेडी पैरामेडिकल्स, नर्सेस, सब पूरा इंतज़ाम होता है। और फ्लाइट में चूँकि साथ साथ होते हैं सब लोग, और पूरी बिल्डिंग जो विदाउट महरम वाली है वो लेडीज़ की अलग होती है, उनकी ब्रांच अलग होती है। उनके लिए बस बाज़ाब्ता जो अजीज़ियत से हरम उनको लेकर आएगी जाएगी वो भी अलग होती है। तो लेडीज़ के लिए बहुत अच्छे इंतज़ामात हैं। फ़र्दन किसी के कुछ इश्यूज़ आ सकते हैं, वो फ़र्दन जो इशू होंगे वो हमारे ज़ाती होते हैं, उससे हर किसी को आप सेटिस्फाई कर पाएँ ऐसा मुमकिन नहीं है। मगर फिर भी ओवरऑल देखें तो अच्छे इंतज़ाम हैं और उनके लिए एक अच्छी सहूलत है ये। राइट। अब आप क्योंकि इतना एक्सपीरियंस है आपको, आप हाजियों को ट्रेन भी करते हैं, आप मेंबर भी रहे हैं हज कमेटी में दिल्ली में, तो आप ये बताइए कि कौन सी कुछ टिप्स आप देना चाहेंगे लोगों को। अक्सर कुछ इस तरह की जो जिसको कहते हैं कि गलतियां हम कर सकते हैं क्योंकि लॉजिस्टिक्स में हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम पूरा नहीं कर पाते हैं, तो कौन सी ऐसी आम गलतियां हैं जो हाजी करते हैं जिसका बाद में इनमें प्रॉब्लम होती है? देखिए, थोड़ा सा तवील जवाब है जी। सबसे पहले तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा आपके चैनल के ज़रिए तमाम हुज्जाज से कि जो हज कमेटी ऑफ इंडिया या स्टेट हज कमेटी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज़ करें, आपके डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर्स ऑर्गेनाइज़ करें, प्लीज़ उसे अटेंड कीजिए। क्योंकि आप अपने किसी न किसी आलिम से उससे हज सीखते हैं, बहुत अच्छी बात है, उसे हज को सीखना चाहिए। मगर जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, इस साल क्या रूल हुए हैं, पिछले साल क्या रूल नहीं थे, ये सब चीज़ें बाज़ाब्ता हज कमेटी ऑफ इंडिया ट्रेनर्स को बताती है, उनको अपडेट देती है, वो आप तक पहुंचाते हैं। सबसे पहला मसला ये आता है एयरपोर्ट पर जाते ही कि लोग रस्सियाँ बांध के लाते हैं। अब रस्सियाँ बांधना मना है। किसी ज़माने में लोग रस्सी बांध के लेके जाते थे, किसी ज़माने में लोग ट्रंक भी लेके जाते थे, आज ट्रंक नहीं लेके जाते। ज़माना तब्दील हो रहा है, हर चीज़ आगे की तरफ बढ़ रही है, आपको भी उसके साथ चलना है। स्टैंडर्डाइज बैगेज सिस्टम है, आप उसको फॉलो कीजिए। आप प्रॉपर जो ब्रीफ केसेस हैं, ट्रॉली बैग्स हैं, वो लीजिए। आप बोरे में कट्टे में सामान मत भरिए, उस पर उसे अजीब सा अनस्टैंडर्ड बैग हो जाता है, देखने में भी बुरा लगता है। इसके अलावा लोग क्या करते हैं, रस्सियाँ बांध के ले जाते हैं, एयरपोर्ट पर काट देते हैं, क्योंकि वो स्कैनिंग बैग में अटक जाती हैं, बेल्ट में अटक जाती हैं। आप उसकी जगह पॉली रैप कर लीजिए। आप अपने सामान में यहाँ से अनाज लेके जाते हैं, आटा, दाल, चावल वगैरह, बिल्कुल लेके जाइए। वहाँ आपको किचन भी मिलेगा, चूल्हा भी, मगर आपको एक चीज़ का खास ख्याल रखना है कि उसमें लिक्विड नहीं रखना, क्योंकि आप गांव से जब आते हैं, साहब मेरे घर का तेल है, मैं तो ये लेके जाऊंगा, मेरे घर का घी निकला हुआ है, सब बिल्कुल ठीक है। हम आपके जज्बात की कदर कर रहे हैं, एयरलाइंस भी आपके जज्बात की कदर कर रही है। आप हाजी हैं, इसका वो अदब भी कर रहे हैं, मगर उनकी भी कुछ मजबूरियाँ हैं। अगर वो लीकेज होगा, सीपेज होगा, तो आग भी लग सकती है, जहाज़ के लिए परेशानी का सबब। बिल्कुल। तो आप अगर लेके जाना है तो टीन पैक्ड ले जाइए, वरना आपको वहाँ पर तेल भी मिलेगा, घी भी मिलेगा, हर चीज़ मिलेगी, आप जाके ख़रीद लीजिए, कोई मुश्किल नहीं है। आप लिक्विड मत रख के लेके जाइए, सामान को ढंग से लेके जाइए। आपको ये नहीं पता होता, आप यहाँ से पैसे रख के ले आते हैं, वहाँ भुना लेंगे, फिर वहाँ भुनाने से मुराद करेंसी एक्सचेंज कर लेंगे, तो वहाँ आपको मुश्किल होती है, जगह नहीं मिलती, महंगा मिलता है। तो ये आपको हज की तैयारी करनी है ना, आप यहीं से तैयारी कीजिए। सबसे पहले जब आप ट्रेनिंग में आएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि क्या क्या रूल्स हैं। एक हाजी को 40 किलो सामान अलाउड है। अच्छा। मगर वो 2 पार्ट में, कोई भी सामान आपका 20 किलो से मैक्सिमम ना हो, 7 किलो का हैंड बैग हो। अब हाजी एयरपोर्ट पे जाके लड़ता, साहब 40 किलो ही तो लाया हूँ मैं, मगर वो 40 किलो एक ही अटैची में होता है, तो वो एयरलाइंस के लिए मुश्किल है। सही है। आपको वो समझना है कि साहब हमें 40 किलो तो लेके जाना है, मगर वो 2 पार्ट में लेके जाना है। राइट। और वो 2 पार्ट भी ऐसा नहीं है कि एक 35 किलो का और एक 5 किलो का हो जाए। कोई भी पार्ट आपका 20 किलो से ऊपर का ना हो। जब आप वहाँ पहुँचेंगे, आपको क्या क्या सामान नहीं लेके जाना। लोग अपने यहाँ खाना बनाते हैं, खशखाश ले जाते हैं। मैं इसका खास इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि अगर आप खशखाश के साथ पकड़े गए तो हज नहीं कर पाएंगे, आपको वापस डिपोर्ट कर देंगे या सीधा जेल भेज देंगे, क्योंकि वो मतलब जो खशखाश एक ओपियम बनता है। जी, जिससे ओपियम बनता है। तो वहाँ या इसी तरह से लोग यहाँ से
कुछ नशे के सामान या ऐसे आइटम जो बैन है जी जी जी, उसको मत लेके जाइए। कोई आपको सामान दे देता है, आप मोहब्बत में ले जाते हैं, वो पैक है, आपको पता ही नहीं है, पता नहीं है। आप मना कर दीजिए प्लीज़ कि आप बिल्कुल, उनसे नहीं। सही बात तो इसी तरीके की बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। अगर आप ट्रेनिंग लेके ये जाएंगे, ये समझ के जाएंगे कि हमारी जो प्रॉब्लम आएगी, जी जी, इसके अलावा वहाँ जाके जैसे आपने शुरू में मुझसे कहा था कि खाने की, तो खाना तो हज कमेटी देती नहीं है। राइट, अब आप जगह उसके सामान में खाना नहीं मिला, तो ये तो आपको जो फॉर्म भरा था उसी वक्त हज कमेटी ने बता दिया था कि हम आपको किसी भी तरीके के फूडिंग प्रोवाइड नहीं करते, तो खाने की शिकायत भी नहीं करनी है आपको। सही है। मेडिकल फैसिलिटीज़ देते हैं, तो मेडिकल फैसिलिटीज़ का मतलब ये है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी, अब आप यहाँ से ये सोच के जाएं कि मेरी किडनी की प्रॉब्लम है और मैं वहाँ जाके मैं इलाज कराने जाऊँ, तो आप हज के लिए नहीं, इलाज के लिए जा रहे हैं। सही है। पहले आपको ये सोचना है अपने अंदर कि मैं किस काम के लिए जा रहा हूँ, राइट, उस नियत को अपने अंदर रखना है। उस नियत के साथ फिर आप जाएंगे हज के लिए, तो फिर आप हज करेंगे इंशाल्लाह। आपको कोई तकलीफ़ आती है तो हुकूमत हिंद और हुकूमत सऊदी अरबिया दोनों मुश्तरका तौर से आपके खिदमत के लिए हर वक्त खड़े हैं वहाँ पर। उनके इंतजाम हर वक्त हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उस वक्त भी इंतजाम होते हैं जब 35-40 लाख लोग अरफात के मैदान में एक साथ होते हैं। उस वक्त दोनों की हुकूमतों के तमाम लोग, हुक्काम और खादिमुल हुज्जाज, एडमिनिस्ट्रेटिव, मेडिकल, हर चीज़ वहाँ अवेलेबल होती है। बड़ी बात है। वो आपके लिए इतना भी राजी है कि अगर आप बीमार पड़ के बेहोश हैं, आप वेंटिलेटर पर हैं, तो वो आपको एम्बुलेंस से लाएंगे अरफात में और आपका हज ज़ाया नहीं होने देंगे। आपको एयर एम्बुलेंस से लेना क्या आना होगा, तो वो उस हाजी को हुकूमत सऊदी अरबिया अरफात के मैदान में लेकर ज़रूर आती है, उसका एहराम बांध के, कि उसका हज ज़ाया ना हो। तो वो कितना आपके लिए कर रहे हैं, आप भी उनका ताउन करिए। उनके जो रूल्स हैं, जो इंडियन गवर्नमेंट का हो या सऊदी, उसको प्रॉपर फॉलो कीजिए, उनसे ज़िद बहस मत कीजिए। और हिंदुस्तानियों को अब सऊदी अरब में लोग जो है बहुत इज़्ज़त की नज़र से देखते हैं, तो उसका हमें एक एहसास होना चाहिए कि कोई ऐसी चीज़ नहीं करें जिससे कि हमें या फिर वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को कोई इशू। हाँ, देखिए बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, कि उनके जब हाजी वहाँ आते हैं तो कस्टम, इमिग्रेशन, पुलिस, हर कोई उनके लिए अलर्ट हो जाता है एयरपोर्ट पे। मगर मुझे ये फ़ख्र है कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान, जब इसके हाजी वहाँ पहुँचते हैं तो अलर्ट एट द लेवल वो उतने होते हैं जितना उन्हें होना चाहिए। ओवर अलर्ट नहीं होते, कि उन्हें ये उम्मीद है कि इस मुल्क से आने वाले लोग हज करने ही आ रहे हैं, किसी से लड़ते नहीं है, क्योंकि जो कुरान का हुक्म है कि जब आप हज करने जाओ तो भला रफसा वला फुसूका वला जिदाला फिलहाल, तो आप सब्र नहीं कर, आपको सब्र करना है, किसी से लड़ाई नहीं करनी, रफस नहीं करना, और आपके लिए तो बेहतरीन ज़ादिरा तक़वा है। राइट। तो जब हम तक़वा इख्तियार करके सब्र के साथ हज करने जाएंगे, जो हमारे एक तरह से बाज़ाब्ता ट्रेनिंग है ज़िंदगी भर की, कि हमें वापस आकर अपने समाज में कैसे रहना है, सब्र के साथ मिलजुल के, दूसरों की अल्टीमेटली तो वो चीज़ ज़रूरी है सबसे ज़्यादा। तो हज हमारी एक तरीके से वो ट्रेनिंग है कि हमें अपनी बाकी ज़िंदगी किन जज्बात के साथ, किस अखलाक के साथ हमें जीना है, वो बात हमें वहाँ से सीख कर आनी है। लोगों की खिदमत करनी है, सब्र करना है, लड़ाई नहीं करना, हर बात को अपनी नहीं मनवाना। हम सजेशन दे सकते हैं कहीं पर भी, मगर हर चीज़ हम ऑर्डर नहीं दें। ये तमाम चीज़ें जब हम हज के साथ सीख कर आएंगे तो हमारी बाकी की ज़िंदगी हमारे समाज के साथ, हमारे मुल्क के साथ वो बहुत अच्छी गुजरेगी। जी जी, बहुत 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 बेहतरीन। शादाब साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमें हज के बारे में इतनी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा। बहुत बहुत शुक्रिया। Since most Hajis are elderly people, their Hajj experience may not be perfect due to their health issues. But what is remarkable is that Union government ministers, Ministry of External Affairs officials, and the state government administration, all of them put efforts together to make Hajj a memorable experience. We often take such facilities for granted. We should be grateful to our great nation for extending all these gestures to us. That's all we have this week. We'll be back soon with another interesting episode. Till then, goodbye from the Matrix team.